चैप्टर 15। जाह्नवी के सामने राघव का फार्म हाउस था और ये वो देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। और फिर सारे गुंडे जाह्नवी को ज़बरदस्ती फार्म हाउस के अंदर ले गए। रघुवंशी पैलेस। नीलिमा जी जल्दी से घर आई तो वहाँ से उन्होंने शंभू को बुलाया और बोली, शंभू आप प्लीज़ कुछ आदमी को ले आएँ, मुझे फार्म हाउस जाना है। और तभी वहाँ देवराज जी आ गए। वो बोले, और मैं जान सकता हूँ आप फार्म हाउस क्यों जाना चाहती हैं? नीलिमा जी बोली, क्यों मैं नहीं जा सकती? मेरा मन है तो मैं जा रही हूँ। देवराज जी सरकास्टिक से स्माइल के साथ बोले, नीलिमा जी पति हूँ मैं आपका, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ आपको। जितनी खूबसूरत आप हैं उतनी ही तेज भी। तो आप चलिए बताएं कि क्या ज़रूरी है आपको वहाँ जाना। नहीं तो आप जानती हैं कि मैं पता तो लगा ही लूँगा कि आप वहाँ क्यों जाना चाहती हैं। नीलिमा जी बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर बोली, क्योंकि राघव जाह्नवी को ले गया है वहाँ पर और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करे। देवराज जी नीलिमा जी के सामने खड़े होकर बोले, नहीं आप नहीं जाएंगी। नीलिमा जी बोली, मैं जाऊंगी। आप क्यों नहीं मुझे नहीं जाने देना चाहते? देवराज जी बोले, क्योंकि मेरा बेटा है वो राघव, उसका जो मन करेगा वो कर सकता है, आप नहीं रोकेंगी उसे, और वो भी एक नॉर्मल सी लड़की के लिए। नीलिमा जी बोली, हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो और किसी के साथ हो, और हमारे रिश्ते की तरह मेरे बेटे का भी रिश्ता हो जिसमें जाह्नवी कभी राघव से प्यार न करे जैसे मैंने आज तक आपसे प्यार नहीं किया। देवराज जी थोड़ा क्रोधित होकर बोले, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे प्यार करती हैं नहीं, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ और सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे राघव से थोड़ा सा कम। आप मेरे बेटे को कुछ भी करने के लिए नहीं रोक सकती क्योंकि वो मेरा बेटा है, राघव देवराज सिंह रघुवंशी, और अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आप जानती हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर देवराज जी बाहर की तरफ चले जाते हैं। नीलिमा जी रोते हुए वहीं बैठ जाती है। वो खुद से बोली, कैसे रोकूं मैं राघव को? देवराज जी क्यों आप मेरे बेटे को हैवान बना रहे हैं? और तभी नीलिमा जी के दिमाग में कुछ आया। वो अपने आंसू पोंछ कर बोली, हाँ मधु, मधु को बोलती हूँ। अब वही है जिसकी बात राघव सुन सकता है और राघव को रोकना सिर्फ उसके ही बस की बात है, जान है वो राघव की। इतना बोलकर वो किसी को कॉल करती है और कहती है, मेरे बेटे को तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं रोक सकता उसे। इतना कहकर नीलिमा जी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और खुद से बोली, बस मधु आ जाए जल्दी ही। राघव का फार्म हाउस। जाह्नवी को जब राघव के रूम में लाया गया तो वो चिल्लाने लगी और तभी वहाँ कुणाल आया। वो बोला, मेरे राघव सर को ज़रूरत है तुम्हारी, सो तुम्हें लाया हूँ, चिल्लाओ मत, बस एक बार वो होश में आ जाए तुम्हारा काम ख़त्म। जाह्नवी थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली, क्या मतलब? राघव सर को होश आ जाए? क्या हुआ है उन्हें? और तभी कुणाल ने बेड पर लेटे हुए राघव के ऊपर का कंबल हटाया और वो बोला, देखो। जाह्नवी ने जब देखा तो राघव की हालत ख़राब थी और वो बेहोश था। जाह्नवी बोली, रात तक तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब इनको क्या हुआ? कुणाल बोला, ये रात भर आइस बॉक्स में तुम्हारी तस्वीर लेकर और तुम्हारा नाम लेकर सोए हैं, जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई है। जाह्नवी खुद से बोली, नो जाह्नवी, जाने दे, अगर ये उठ गए ना तो फिर पता नहीं तेरे साथ क्या करेंगे, अच्छा होगा ये ऐसे ही पड़े रहे। और फिर जाह्नवी ने सबकी तरफ देखा तो सबकी नज़रें सिर्फ राघव पे थी, तो वो खुद से बोली, यही मौका है, निकल ले जाह्नवी। और वो जाह्नवी धीरे से जाने के लिए मुड़ी ही तभी राघव की आवाज़ सुनाई दी। वो बड़बड़ा रहा था, जान प्लीज़ डोंट गो। जाह्नवी जल्दी से राघव की तरफ पलटी तो देखा अब भी राघव की आंखें बंद थी। वो बोली, ये क्या, बेहोशी की हालत में भी मुझे देख लेता है? जाह्नवी के बात पे कुणाल बोला, नहीं ये रात भर ऐसे ही बोल रहे हैं, तभी बोल रहा हूँ कि राघव सर को ठीक करूँ फिर चली जाना, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। जाह्नवी ने जब ये सुना तो वो बोली, नहीं ऐसा नहीं होगा। और फिर वो खुद से बोली, नहीं जाह्नवी, अगर तू किसी की जान बचा सकती है तो तू पीछे नहीं हट सकती, ये चाहे जैसा भी हो, लेकिन इन्हें बचाना होगा तुम्हें। और जाह्नवी धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ने लगी। जाह्नवी जब राघव के बिस्तर के पास पहुंची तो राघव से जाह्नवी का नाम ले रहा था और फिर जाह्नवी ने धीरे से अपने हाथ राघव के गाल की तरफ बढ़ाए, लेकिन फिर हटा लिया। वो खुद से बोली, मुझे इनसे नफरत है और मैं इन्हें नहीं छू पाऊंगी, और कल की रात के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और तभी राघव की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। जाह्नवी ने जब देखा तो वो बोली, नहीं जाह्नवी, टच करना होगा, नहीं तो इनकी जान जा सकती है। और फिर जाह्नवी ने अपने हाथ राघव के गाल पर रखे और बोली, सर प्लीज़ आप उठ जाएं, देखिए मैं आपके सामने हूँ। जाह्नवी के बार पर ये कहने पर राघव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने जाह्नवी को देखकर वो बोला, वाह जान, देखो ना, बेहोशी की हालत में भी तुम्हें दिख रही हो, अब जब दिख ही रही हो तो किस भी कर लो मुझे। जाह्नवी ने जब ये सुना तो वो बोली, सर मैं सच में आपके सामने हूँ। राघव ने जब ये सुना तो वो खुशी से बैठा और जाह्नवी को अपने हाथ से टच करने लगा, और जब उसे विश्वास हो गया कि सच में जाह्नवी है तो वो जाह्नवी को किस करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो फिर रुक गया और बोला, लेकिन तुम यहाँ पर आई कैसे? मैं तो नहीं लाया।
और तुम खुद तो आ नहीं सकती, तो फिर कौन लाया तुम्हें? जानवी ने बिना कुछ बोले राघव के आदमियों की तरफ देखा तो राघव समझ गया और फिर वो बहुत गुस्से में अपने आदमियों की तरफ बढ़ा। राघव को ऐसे देखकर जानवी समझ गई कि राघव अब सबकी जान ही ले लेगा, तो वो बोली, प्लीज़ सर, आप कुछ मत करिए इन्हें, प्लीज़, ये सब तो सिर्फ आपके लिए ही। जानवी ने इतना बोला ही था कि राघव ने जानवी की कमर को पकड़कर अपने पास खींचा। वो बोला, मैं मन नहीं गया था, और वैसे भी राघव से रघुवंशी हूँ मैं, मौत भी मुझसे डरती है, इतनी जल्दी मेरे सामने नहीं आएगी, लेकिन सज़ा तो इन्हें मिलेगी। फिर राघव ने अपने आदमियों की तरफ देख के बोला, मेरी जानवी को मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता, टच करने के बाद तो दूर है, किसी ने देखा तो जिंदा जला दिया जाएगा, लेकिन फिर भी तुम सबकी इतनी हिम्मत कि मेरी जानवी को हाथ लगाया। अब इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी, लेकिन पहले ये बताओ कि किसके ऑर्डर पर तुम सब ने ऐसा किया। सारे आदमी ने कुणाल की तरफ देखा तो राघव ने गुस्से में कुणाल को देखा तो कुणाल डर गया। जानवी जल्दी से राघव के पास आई और बोली, प्लीज़ सर, छोड़ दीजिए इन्हें, प्लीज़। राघव जानवी की कमर को कस के पकड़ के बोला, ओके जान, तुम कहती हो तो मैं नहीं मारूंगा किसी को, लेकिन तुम्हें मुझे किस करना होगा, और वो भी सबके सामने। जानवी ने जब ये सुना तो वो शौक रह गई। वो बोली, सर आप ये क्या बोल रहे हैं, सबके सामने? राघव शैतानी मुस्कान के साथ बोला, ओके, नहीं करना तो मैं मार देता हूँ इन्हें। इतना कहकर राघव ने पिस्तौल निकाला और अपने आदमियों की तरफ किया। जानवी ने देखकर जल्दी से बोली, ओके सर, मैं रेडी हूँ, आप प्लीज़ छोड़ दें इन्हें। जानवी की बात पे राघव मुस्कुराया और वो बोला, आओ पास और डीप किस करना। जानवी के पास अब कोई विकल्प नहीं था। वो खुद से बोली, शेर को जगाने का देख लिया नतीजा, अब भुगतो। जानवी को खुद में खोया देखकर राघव बोला, क्या सोच रही हो जान, अब तुम्हें अगर इन्हें बचाना है तो ये तो करना ही होगा। जानवी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और फिर वो राघव के करीब आ गई। फिर वो अपनी नज़रों को झुका के राघव के ओंठों की तरफ बढ़ने लगी। राघव ने जब जानवी को अपने करीब देखा तो अपना कंट्रोल खो दिया और फिर जल्दी से जानवी की कमर और गर्दन को पकड़कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख के पैशनेटली किस करने लगा। ये देखकर राघव के सारे आदमियों ने अपनी नज़रें झुका ली और तभी जानवी को फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। जानवी डर गई और वो देखना चाहती थी कि फायरिंग कहाँ हुई है, लेकिन राघव उसके होंठों को बेतहाशा चूमने लगा और वो जानवी को छोड़ ही नहीं रहा था। जानवी को सांस लेने में भी समस्या हो रही थी, लेकिन राघव तो जैसे अपनी जन्मों की प्यास बुझा रहा था। जब जानवी की सांसें उखड़ने लगी तो उसने राघव को जोर से धक्का देकर खुद से दूर किया और हाँफने लगी। उसने जब सामने देखा तो कुणाल और बाकी सब आदमियों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी। कुणाल ने राघव के इशारे पर सबको शूट करके खुद को भी शूट कर लिया था। जानवी राघव से बोली, सर आपने कहा था कि आप किसी को नहीं मारेंगे, फिर भी ये सब क्यों किया आपने? राघव ने अपने होठों पर लगी जानवी की लिपस्टिक को अपनी जीभ से टेस्ट करते हुए बोला, जान, मैंने कहा था कि मैं नहीं मारूंगा, अब ये लोग खुद ही तुम्हें छूने की सज़ा ले लिए तो मैं क्या करूं? जानवी राघव के हवाने से बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो वहाँ से डर के जाने लगी। जानवी अभी रूम के डोर पर पहुंची ही थी कि राघव ने जानवी की कमर को पकड़ के अपने सीने से लगा लिया। वो बोला, जान, अभी तो करीब आई हो और अभी जा रही हो, वो क्या है ना, ये सब देखकर मेरा मन बुरा हो रहा है, तो मैं शावर लेना चाहता हूँ, तुम मदद कर दो प्लीज़, मेरा मन बहल जाएगा। जानवी ने जब ये सुना तो वो शॉक्ड रहकर राघव को देखने लगी, जो कि उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। चैप्टर 16। राघव जानवी को अपने सीने से लगाकर खड़ा था, लेकिन जानवी को डर लग रहा था कि अब पता नहीं राघव उसके साथ क्या करने वाला है। वो खुद से बोली, पता नहीं ये कहाँ से नया नया आइडिया निकालते हैं मुझे परेशान करने के लिए, अब मैं क्या करूँ, कैसे इन्हें रोकूँ? जानवी ये सब सोच ही रही थी कि राघव ने जानवी को अपने बाहों में उठा लिया और वॉशरूम में ले जाने लगा। और जानवी ने ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर राघव ने जानवी को शावर के नीचे खड़ा कर दिया और खुद भी जानवी के करीब खड़ा हो गया और शावर ऑन कर दिया। जानवी अपनी नज़रों को झुका के बोली, सर वो। जानवी डर से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी राघव ने उसे कमर से पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। वो बोला, जान बोलो ना, कब से यही तो सोच रहा हूँ कि तुम अपने होंठों को खोलो और मुझे पुकारो। जानवी बोली, सर आपकी मीटिंग है आज मिस्टर शेखावत के साथ, और ये मीटिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। राघव जानवी शावर के नीचे थे, जिससे दोनों भीग चुके थे और राघव को जानवी के अलावा ना ही कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। शावर का पानी जानवी के सर से होकर उसके चेहरे पर और उसके होंठों से होकर गले से नीचे उतर रहा था। ये देखकर राघव का गला सूख रहा था। वो बोला, जान प्लीज़, कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे, अब मत रोकना, अब प्लीज़, तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं गिरने चाहिए। जानवी तो अब कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और राघव जानवी को भीगा हुआ देखकर अपना कंट्रोल खो चुका था और उसे बेतहाशा किस करने लगा। और तभी राघव को जानवी की सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। राघव ने जब देखा तो जानवी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बोला, जान, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं बहने चाहिए। जानवी बोली, आपको जो करना है वो आप कीजिए ना,
अब मैं क्या रो भी नहीं सकती? वैसे सच कहते हैं लोग, अगर सांप को दूध पिलाओगे तो वो पलटकर आपको ही डसेगा। राघव का गुस्सा हद पार कर चुका था। उसने जानवी को दीवार से लगा दिया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। जानवी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। फिर राघव बोला, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम चाहो या ना चाहो। जानवी भी आंसू भरे नज़रों से राघव की तरफ देखकर बोली, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन याद रखिए मैं आपसे हमेशा नफरत करूँगी। राघव ने जब ये सुना तो गुस्से में दीवार पर अपना हाथ मारा, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगा, जिससे जानवी और भी ज़्यादा डर गई। लेकिन राघव फिर वहाँ से चला गया। जानवी भी रोते रोते दीवार से लगकर बैठ गई। कुछ समय बाद जानवी भीगी सी बाथरूम से बाहर आई। सामने देखा तो राघव के हाथों का खून कमरे में फैला हुआ था और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई। सामने देखा तो राघव के हाथों से भी खून बह रहा था। और फिर राघव ने जानवी की तरफ देखा और वो बोला, अलमारी में कुछ कपड़े हैं तुम्हारे लिए, पहन कर तैयार हो जाओ, ऑफिस निकलना है। जानवी ने यह सुना तो वो अलमारी की तरफ बढ़ गई। जब उसने अलमारी खोला तो वो शॉक रह गई। अलमारी में एक से एक डिज़ाइनर और महंगे कपड़े रखे हुए थे, लेकिन जानवी ने एक साधारण से हल्के येलो कलर का सूट निकाला और वॉशरूम में चेंज करने के लिए आ गई। जब वो बाहर आई तो देखा राघव भी तैयार हो गया था, लेकिन उसके हाथ का खून अब भी बह रहा था। जानवी को देख के वो बोला, चलो। तो जानवी भी चुपचाप राघव के साथ चलने लगी और फिर जाकर दोनों कार में बैठ गए। जानवी और राघव कार में बैठे और ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। राघव बहुत शांत था, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कार की खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। जानवी भी बाहर की तरफ देख ही रही थी, लेकिन रह रहकर उसकी नज़र राघव की चोट लगे हुए हाथ पर चली जाती। बहुत देर के बाद जानवी हिम्मत करके बोली, सर आप प्लीज़ पट्टी लगा लीजिए, नहीं तो आपका खून बहता रहेगा और ये घाव ठीक भी नहीं होगा। राघव ने गुस्से में जानवी की तरफ देखा और वो बोला, मुझे दर्द नहीं होता, और अब ये पट्टी तो तब होगी जब तुम खुद आके मुझसे कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करती हो और अपने हाथों से ये पट्टी करना चाहती हो। राघव ने गुस्से में एक एक शब्द चबा चबा के कह रहा था, क्योंकि उसे जानवी की बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे जानवी का अटेंशन चाहिए था, जो कि जानवी बिल्कुल राघव को नहीं दे रही थी। जानवी ने राघव की बात पर अपना मुंह फेर लिया और खुद से बोली, अब मुझसे ज़बरदस्ती पट्टी करवानी है? नहीं करूँगी, जब दर्द होगा तो अपने आप करा लेंगे। वैसे भी बड़े बाप के बेटे हैं तो दर्द ज़्यादा देर बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जानवी नहीं जानती थी कि दर्द राघव की आदत है और वो खुद भी बहुत ज़िद्दी है और अपनी बात मनवा कर रहेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। जानवी भी ये सोच ही रही थी कि अब वो राघव की कोई बात नहीं मानेगी, और एक तरफ राघव के दिमाग में ये चल रहा था कि अब वो अपनी बात जानवी से मनवाएगा। जानवी अब राघव की जिद बन चुकी थी।